हेलो। हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपन कल लास्ट जो अपने वीडियो बनाया था उसमें अपन ने देखा था, हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला में एक और क्वेश्चन अपने सामने है, प्रक्षेप्य गति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्लास का माना जाए तो फाइनल में आने वाला लगभग क्वेश्चन है ये मानते हुए चलेंगे ये क्वेश्चन आने वाला है। अपन प्रक्षेप्य गति की बात कर रहे हैं। प्रक्षेप्य गति वास्तविकता में क्या होती है कि दो एक विमीय गतियों से मिलकर बनी होती है। अपन क्या करते हैं भाई, जो प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल यानी कि वस्तु जब प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो हम ये कहते हैं कि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो इसको दो गतियों में तोड़ दो। दो गति कौन सी? एक तो एक्स दिशा में होने वाली गति और दूसरी वाई दिशा में होने वाली गति। इन दो दिशाओं में गतियों को तोड़ दो और फिर लास्ट में इन दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज करने के बाद में जो जो भी अपने से पूछा जाता है वो अपन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एक तो प्रक्षेप्य का पथ पूछा जाता है कि इसका पथ कैसा होगा। अब पथ से मेरा मतलब है कि वो सरल रेखीय गति कर रहा है या वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है या वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो कौन सी गति कर रहा है हम उसकी बात करते हैं। दूसरी बात आती है उड्डयन काल क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल क्या होगा, यानी कि उड्डयन काल का अपन को सूत्र ज्ञात करना होता है। उड्डयन काल कहते किसे वो भी अपन बाद में बात करेंगे। वैसे इसके अलावा अपने से पूछी जाती है कि प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ये निकाल सकते हैं। एक लास्ट और बचता है प्रक्षेप्य की परास। ये अपन को 4 पॉइंट पूछे जाते हैं और इसी के लिए अपन आज यहाँ पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रक्षेप्य गति जो है वो दो एक विमीय गतियों से मिलकर बनी है। मैंने कहा क्षैतिज दिशा में गति और दूसरा ऊर्ध्व दिशा में गति। इन दोनों दिशाओं की गतियों में तोड़ दो, फिर बाद में लास्ट में इनको मर्ज कर दो, अपने पास आंसर आ जाता है। क्या करेंगे अपन, अपने यहाँ पर जो मैंने कहा कि एक अपने पास प्रोजेक्टाइल है यानी कि प्रक्षेप्य है और वो प्रक्षेप्य यानी वस्तु, पत्थर, कुछ भी जो भी अपन फेंक रहे हैं, तो जब अपन उस पत्थर को थीटा कोण, क्षैतिज से थीटा कोण, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको वेग u दे दिया है और ये u को थीटा कोण से, मतलब कि प्रक्षेप्य को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखो एक आदर्श परिस्थितियों को माना जाता है कि केवल पृथ्वी के g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को छोड़कर बाकी यहाँ पर कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब और बाकी चीज क्या हुई, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी गोल होती है तो इसकी वक्रता, यहाँ पर इसकी पृथ्वी की वक्रता को काम में नहीं लिया जाता है। यहाँ पे ये माना जाता है जो हम तल है वो समतल ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स नहीं है या वायु का फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। कोई भी वायु जो है वो उसमें प्रतिरोधी बल कार्य कर नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। चलो आओ देखो, मैंने क्या कहा, एक प्रक्षेप्य है जिसको u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में इसके दो दिशा कौन सी होगी, एक तो x दिशा में इसका वेग का घटक मान लिया कि ux है और y दिशा में जो इसका घटक होगा वो क्या है, uy है। तो x दिशा में घटक आप सभी को पता है कि अगर कोई थीटा कोण बनाते हुए कोई मान लो a है और ये थीटा कोण बना रहा है तो इस दिशा में घटक होगा a cos थीटा और ये लंबवत घटक होगा a sin थीटा। पता है आपको? नहीं पता है तो याद कर लेना। क्या कहा मैंने कि a का चिपका हुआ घटक, थीटा से चिपका हुआ घटक a cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट a sin थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने कहा अगर ये वेग u है तो u वेग का इस दिशा में ux यानी कि ux बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और दूसरा अपन ने uy यानी कि ये वाला घटक uy इज इक्वल टू u sin थीटा बता दिया। इसके अलावा एक और चीज इसमें है क्या, x दिशा में, ध्यान देना, x दिशा में यहाँ पर कोई भी प्रकार का त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। अपन ने जो पत्थर फेंका है वो उसके ऊपर त्वरण सिर्फ एक कार्यरत है, वो है y दिशा में। कौन सा त्वरण, वो है गुरुत्वीय त्वरण। इसके अलावा कोई इसमें त्वरण नहीं है। अपन ये बोल रहे हैं कि एक समान गति है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने कहा कि ये जो कण है वो x दिशा में अपने वेग को नियत रखेगा। जैसा कि प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम में कहा जाता है कि यदि कोई कण किसी वेग से गतिमान है तो वो उसी वेग से ही गतिमान करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। तो यहाँ पे मैंने बाह्य बल को तो पहले हटा दिया। बाह्य बल क्या हो सकते थे, वायु का घर्षण बल हो सकता था। ठीक है, तो इन सबको मैं पहले हटा रहा हूँ। आदर्श परिस्थिति की बात कर रहा हूँ तो इनकी x दिशा में उसका वेग सदैव क्या बना रहेगा, ux बना रहेगा, मतलब u cos थीटा बना रहेगा। और y दिशा में जो है वो वेग परिवर्तित होगा क्योंकि वहां पर क्या है, त्वरण। त्वरण कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण। तो यानी कि मैंने कहा x दिशा में कोई त्वरण मौजूद नहीं है, मैंने कहा ax बराबर 0, और y दिशा में मैंने त्वरण को क्या कह दिया, ay बराबर -g, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगता है तो अपन साइन कन्वेंशन से अपन ay बराबर क्या ले रहे हैं, -g। अगर ऊपर वाले को बोलते तो +g, नीचे वाले को बोलते तो -g। मेरी बात समझ में आ रही है? आओ
अब हम बात करेंगे प्रक्षेप्य की पथ की। पथ से मेरा मतलब होता है कि हम एक समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। गणितीय वे से अपन देखते हैं कि हमको ये बताना होता है कि वो किस प्रकार से गति कर रहा है, सरल रेखा है कि परवल है, किस वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। तो इन सबको परिभाषित कौन करता है? कौन करता है इनको? उस पथ का समीकरण, हम एक समीकरण बनाएंगे एक्स और वाई में, और वो समीकरण हम उसको देखकर हम बताएंगे। जैसा कि सरल रेखा में पता है कि एक्स वाई की घात अगर एक हो तब तो है वो सरल रेखा की गति, अगर एक्स और वाई दोनों की घात दो हो तो है वृत्तीय गति, अगर एक्स की घात एक वाई की घात दो हो तो परवलय गति। इसका उल्टा बोलूं कि एक्स की घात दो और वाई की घात एक हो तो भी परवलय गति। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि दो वेरिएबल यानी एक्स और वाई, इनमें से किसी एक की घात दो हो तो वो समीकरण किसकी होती है? परवलय की होती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अपन यहाँ पे देखते हैं प्रक्षेपण का पथ कैसे होगा। पथ के लिए मैंने माना कि ये जो कण है, माना प्रक्षेप्य या कण वस्तु जो भी है, प्रक्षेप्य या कण किसी समय t पर एक्स वाई निर्देशांक पर है, जैसा कि चित्र में मैंने पहले शो कर दिया, एक्स वाई निर्देशांक पर है इस जगह मान लिया। तो ये तो हो गया y और ये हो गया x। क्यों? अब यहां पर मैंने कहा x और y में मैंने इसको तोड़ा है, x और y इसके निर्देशांक मैंने बताए, तो इनको x और y को अलग अलग कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? इसी प्रकार मैं कह दूंगा y बराबर u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। यहां पर मैं अब ये समीकरण एक, मैंने इन दोनों को समीकरण एक कहा है, इन दोनों को समीकरण दो कहा है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे आगे जो भी अपने पॉइंट यहाँ पे डिराइव करने वाले उसके लिए। तो यहां पर मैंने कहा समीकरण एक और दो को काम में लेते हुए इससे तो बन जाएगा क्या? मैंने कहा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ux का मान रखिए u cos थीटा और t तो t है, t समय t पर, और ax इज इक्वल टू गया 0। समीकरण नंबर मैंने इसको दिया 3, और इससे मैंने निकाली y इज इक्वल टू ui कितना है? मैंने कहा u sin थीटा। अरे ui कितना है? u sin थीटा। t ay कितना है? माइनस जी, तो मैंने पहले माइनस लगा दिया, माइनस हाफ है, और g हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल, इसको समीकरण 4 दे दिया। अब मुझे करना क्या? इन दोनों को मर्ज करना है बस। मर्ज करते ही मेरे पास प्रक्षेप्य का पथ आ जाएगा। मर्ज कैसे करें? मैंने कहा इसमें x और y में मुझे समीकरण बनानी है, t बिना फालतू में आ रहा है, ये जो t बिना फालतू में आ रहा है इस t को विलोपन करना है अपन को, इसको t को हटाना है। कैसे हटाएं? मैंने कहा समीकरण 3 से t का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 से t बराबर क्या हो जाएगा भैया? u x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। समीकरण 3 से t बराबर x अपॉन u cos थीटा समीकरण 4 में रखने पर। अरे बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अब क्या करें? मैंने कहा x ये आई गया t का मान अब समीकरण 4 में रख रहा हूं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास u sin थीटा, t का मान मैंने रख दिया x अपॉन u cos थीटा, माइनस हाफ जी कितना है भैया? जी तो जी है, और कितना है? टी स्क्वायर, टी का मान कितना था? मैंने ये पढ़ा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ। देखो y इक्वल टू अपने पास आ गया। अब यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, मतलब कि सॉल्व कर लेते हैं। x ये साइन थीटा अपॉन कॉस यू से यू कट गया, टेन थीटा। अरे आया क्या? माइनस मैंने कहा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई मैंने कहा क्या? 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास x और y में समीकरण प्राप्त होगी। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें x और y की घात एक है? अगर एक है तो सरल लिखा होगा। मैंने कहा y की घात एक है, x की घात एक है, x की घात दो भी, तो यानी कि ये सरल रेखा तो नहीं है। x की घात दो आ गई, y की घात एक है, तो ये क्या हो गया? परवलय। यह समीकरण परवलय को शो करता है, यह समीकरण परवलय का समीकरण। अतः प्रक्षेप्य का पथ क्या होगा? पैराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा, परवलयाकार होगा। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत? सिंपल,
प्रक्षेप्य का पथ मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। दूसरा अपन यहाँ पे करेंगे क्या, उड्डयन काल। पहले अपन वैसे जनरली परास निकालते हैं, लेकिन उड्डयन काल निकाल लेते हैं आज अपन। उड्डयन काल निकालते हैं। देखो यहां तक का काम तो सेम टू सेम, मुझे ये यूएक्स और ये यूवाई चाहिए, ये चाहिए समीकरण 2 चाहिए, ठीक है। इतना काम तो हमारे दिमाग में रहेगा, ये रहना चाहिए हमारे दिमाग में। यूएक्स बराबर यू कॉस थीटा, यूवाई बराबर यू साइन थीटा, एक्स बराबर 0 है और एवाई इज इक्वल टू माइनस जी है। अब देखो, अब अपन निकालते हैं क्या, उड्डयन काल। आओ निकालें। अरे वीडियो को पॉज करके अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। देखो क्या बता रहा हूं मैं बता रहा हूं उड्डयन काल। उड्डयन काल, इसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं, कैपिटल, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब ये अपन ने एक समीकरण लिखी थी, गति की समीकरण, जो कि वाई पोजीशन में अपन ने लिखी थी। हम जानते हैं, देखो जब हमको कुछ नहीं आता हो तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं, हम जानते हैं, पढ़ने वाले जानते हैं। क्या भाई, भाई S बराबर ut प्लस, हम जानते हैं, या लिख दो द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर। इसको मैं y की टर्म में ले रहा हूँ, xy की टर्म में x को अलग करके y को अलग करता हूँ। वही बात अपने जो अभी लिखी थी वही अपन लिख रहे हैं। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ रहे हो क्या। जब t बराबर, सॉरी स्मॉल t बराबर कैपिटल T, एक बार मैं आपको इसको पहले परिभाषित कर देता हूँ। उड्डयन काल कहते किसे भैया, जब किसी प्रक्षेप्य को अपन ने क्षितिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका, तो वो पुनः उसी तल में जितने समय पश्चात लौट के आता है, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लो। मैंने कहा कि प्रक्षेपक को उसके मूल स्थान से या किसी तल से जब फेंका जाता है, तो वो वापस पुनः उसी तल में लौटने में लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, उड्डयन काल। मतलब कि यहां से यहां तक जितने टाइम तक ये उड़ता रहा, वो उसका उड्डयन काल, ठीक है। उसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और कहा कि जब टी बराबर कैपिटल टी हो जाता है, कि भैया टी बराबर कितना हो जाता है, कैपिटल टी हो जाता है, तब y बराबर क्या होगा। अरे y क्या होगा, आप बता दो। यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y बराबर 0। अरे y क्या है, ये तो है, ये y, ये y, ये y, ये y, यहाँ पर आके क्या हो गया, y बराबर 0 हो गया। लो, ठीक है। अच्छा, t बराबर, अब ये मैं y बराबर 0 रख देता हूँ। uy बराबर आप सभी को पता है, uy बराबर u साइन थीटा, u साइन थीटा, और t बराबर कैपिटल T, माइनस क्यों लगाया है, ay की वैल्यू माइनस जी है, तो माइनस g और कैपिटल T स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया, क्या बताया मैंने आपको, ये आ गया। अब यहां पर इसको उठा के इधर फेंक देते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। भाई इसको उठा के इधर रखूंगा, या इसको उठा के इधर ले आता हूं, तो ये माइनस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अरे पता है क्या, पता है नहीं पता, क्या कहा, ये इधर माइनस का है, इज इक्वल टू से इधर उठ के आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई विशेष बात नहीं बता रहा हूं। यू साइन थीटा कैपिटल टी, एक टी से एक टी काट देते हैं, जो बच गया उसको लिख देते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। बोलो हाँ या ना, आ गया होगा मेरे ख्याल से। समीकरण पहले वाली समीकरण को जो थी वो 3 दे दे, इसको समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। प्रक्षेप्य के पथ वाली समीकरण को 3 दे दिया, इसको क्या कह दिया, 4। अरे समीकरण नंबर तो डालते हैं ना, कोई खास बात नहीं। ये t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए, t बराबर कैपिटल T बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, सिंपल। ये मेरे पास उड्डयन काल आ गया। अब मैं निकालूंगा परास। चलो पहले परास हेडिंग लगा देते हैं, मिटा दो इसको, बिल्कुल। देखो परास, प्रक्षेप्य की परास, रेंज क्या चीज है। मैंने कहा वही बात पहले मैं बोला था, जो समय लगा उसको उड्डयन काल कहते हैं, समय को हटाओ, क्षैतिज दूरी को क्या देंगे, रेंज। सुनो परिभाषा सुनो, जब किसी प्रक्षेप्य को किसी समतल से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो वो लौट कर जब वापस समतल पे आता है या उस तल पर आता है, तो ऐसी स्थिति में प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, परास कहलाएगी। कोई दिक्कत, लिख दोगे क्या, लिख दोगे, ठीक है। परास की परिभाषा हुई। अच्छा, परास की कंडीशन लगाएंगे अपन
उससे पहले मैं एक बार वही काम कर देता हूँ, वो एक्स और वाई जो अपन ने ये पॉइंट लेते हैं किसी समय टी पर, उसको अलग अलग करके लिख देते हैं। देखो एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लिखा था अपन ने। क्यों? अब क्या करूं मैं, वैसे तो मुझे एक्स की जरूरत है, क्यों लिखूं वाई वाला, छोड़ो इसको, वाई वाला एक बार जरूरत ही नहीं है मुझे, तो मैं ये लिख देता हूं। तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स यानी कि यू कॉस थीटा और टी। अब मैंने कहा जब, क्या कहा, जब जब t बराबर कैपिटल T हो जाता है, कैपिटल T क्या है, उड्डयन काल, यानी कि जब यहां से यहां तक आ जाता है कितना समय लगता है, कैपिटल T समय लगता है, उस वक्त x कितना हो जाता है, अरे x जो होता है वही तो है परास, उस समय x क्या हो जाता है, ये हो जाता है, y तो 0, x बराबर r। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, x बराबर r। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, ठीक है, x बराबर r मैंने लिख दिया। वैल्यू पुट करो, x बराबर r लिखेंगे यानी कि r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा कैपिटल T। कैपिटल T का मान समीकरण 4 से रखने पर, कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी था, याद हो तो आपको, T बराबर रखने पर, किससे, समीकरण 4 से, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। r बराबर क्या हो गया, u cos थीटा और 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, बोलो हाँ। r बराबर जिसको हम परास बोलते हैं, यह आ जाएगा 2 को बाद में लिख देंगे, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। ये एक फॉर्मूला हो गया, क्या, साइन 2 थीटा, यानी मेरे पास परास का सूत्र क्या आया, r बराबर यू स्क्वायर क्या, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये तो होगा, ये परास हो गया। अधिकतम परास की और बात करूंगा मैं अभी, r बराबर क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अधिकतम परास की बात करूं, यहां तक में कोई दिक्कत, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं अधिकतम परास देखना चाहता हूं। देखो अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए मैंने कहा साइन 2 थीटा बराबर 1 होना चाहिए। और ये अधिकतम साइन थीटा का मान अधिकतम कब होता है, +1 पे, न्यूनतम कब होता है, -1 पे, तो इसका मान मैक्सिमम चाहिए तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने साइन 2 थीटा बराबर 1 लिख दिया, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, अरे साइन 90 का मान 1 होता है। अब 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी थीटा जब 45 डिग्री, यानी कि अपन इसको पत्थर को फेंक रहे हैं और वो फेंक रहे क्षितिज से कितने डिग्री का एंगल बना दे, 45 डिग्री का एंगल बना दे, तो वो अधिकतम दूरी तय करे। आपने देखा होगा क्रिकेट में, जब बाउंड्री से जब कोई बॉलर, सॉरी फील्डर बॉल फेंकता है, तो विकेट तक पहुंचने के लिए उसको काफी अधिक दूरी करवानी पड़ती है, तो वो इस तरीके से फेंकता है, वो ऐसे नहीं फेंकता कि ये लो, ऐसे फेंकेगा तो उसके सर पे आके लगेगी, वो ऐसे क्षितिज एकदम नीचे लुढ़कती हुई फेंका, पहुंचेगा ही नहीं। और तो फिर वो एक एंगल बनाते हुए फेंकता है, वो क्या 45 बनाने की कोशिश करता है। या फिर ऐसे बोलो जेवलिन थ्रो वगैरह, ये जो भी अधिकतम दूरी वाले थ्रो के लिए जो भी बात करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, क्षति से 45 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करते हैं। इनको 3-4 चांस मिलते हैं, इन ओलंपिक्स में जब भी जेवलिन थ्रो वगैरह जो होते हैं, इसमें इनको 3-4 चांस मिलते हैं, और वो इन 3-4 चांसों में जो उनका मैक्सिमम होता है वही उनका रिजल्ट होता है। तो वो उस कंडीशन में अपने एंगल को कितना बनाने की कोशिश करते हैं, 45 डिग्री का बनाते हैं, ताकि वो अधिकतम दूरी तय कर सके। मेरी बात समझ में आ गई क्या, थीटा जब 45 होगा तो यहाँ 45 रखूंगा, यहाँ 45 रखूंगा तो 90 हो जाएगा, साइन 90 1, तो यानी कि आर मैक्सिमम इजिकल टू, मैंने कहा ये अगर 1 हो गया तो यू स्क्वायर अपॉन जी आएगा। अरे बोलो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, ये हमारा परास का खेल खत्म हो गया। देखो मैंने क्या बताया, प्रक्षेपक का पथ बता दिया, मैंने आपको उड्डयन काल बता दिया, मैंने आपको परास बता दिया, इसका एक लास्ट पॉइंट और बचता है, वो है प्रक्षेपक की ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई। मिटा दूं, देखो प्रक्षेप्य की अधिकतम
अधिकतम ऊंचाई ये जो h आपको दिख रहा है ये अधिकतम ऊंचाई है। ये जब हम फेंक रहे हैं कोई भी एंगल से फेंक रहे हैं तो वो जितना ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम दूरी तय करता है ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्षैतिज नहीं, वो उसकी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, हमको ये निकालना है इसका, तो कैसे निकालें देखो। जब यहां पे मान लो कि समय लग जाता है t1, यहां पर कण को पहुंचने में t1 समय लगता है, तो इस t1 समय पर जो उसका कंपोनेंट y वाला है, y दिशा वाला है, वो h हो जाता है। जब समय t बराबर t1 होता है तो ऊर्ध्व दिशा में वेग vy बराबर 0 हो जाएगा। मैं क्यों ले रहा हूं, वेग क्यों लिया, ये आपको समझ में आ जाएगा, अभी लास्ट में निकालूंगा तब। vy बराबर क्या हो जाता है, 0। गति की प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या कहती है, मैंने कहा vy की टर्म में लिख रहा हूं, v बराबर u प्लस at, vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। जब t बराबर t1 तो vy बराबर 0, तो यानी कि अब मैं क्या करूं, जब t बराबर t1 तब vy बराबर 0, वैल्यू पुट करता हूं, क्या आएगा देखना तो एक बार। vy बराबर तो 0 लिख दिया, uy बराबर u साइन थीटा माइनस g, और t को लिख दिया मैंने t1। यहां से t1 की वैल्यू मैंने निकाल दी, क्यों निकाली थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, ये मेरे पास t1 की वैल्यू आ गई। समीकरण डाल के छोड़ दो, जो भी चल रही है, मान लो x समीकरण है या कोई भी समीकरण है, अपने पास आ गई समीकरण नंबर 3। मुझे ध्यान में नहीं कौन सी समीकरण चल रही थी, t1 बराबर u साइन थीटा अपॉन g, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा काम, मुझे तो h से मतलब है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में निकाला है, अभी काम में आएगा, ये अपने से निकाला है, ये निकालना है बनोगे h, तो यानी कि एक तरीके से y कंपोनेंट ही तो काम में आ रहा है। तो गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अच्छा मैं बताऊं इसको कौन सा लूं, x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर वाली समीकरण काम में लूं, या y बराबर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर वाली समीकरण काम में लूं, बताओ कौन सी लूं, दूसरी वाली यानी कि y वाली। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऊर्ध्व दिशा की बात करनी है, x से मुझे मतलब नहीं है, x का काम परास के लिए था, y का काम किसके लिए है, ऊर्ध्व दिशा के जो भी अपन को काम करना है उसके लिए। तो मैंने कहा y बराबर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। मैंने ये vy क्यों निकाला था, ताकि मेरे पास t1 आ जाए। t1 का निकालने का एक और तरीका है, क्या कि भैया यहां से यहां तक अगर उद्यन काल कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g है, तो यहां से यहां तक आधा समय लगेगा। अरे यहां से यहां तक कितना समय लगेगा, आधा, तो इसका आधा t/2 बराबर ही तो t1 है। इसका आधा करोगे तो यही तो आएगा u साइन थीटा अपॉन g। बोलो कोई दिक्कत, हाँ या ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू अपन ने रख दिया। अब देखो, जब t1 बराबर t बराबर t1 है, तब y बराबर क्या होगा, मैंने कहा अधिकतम ऊंचाई h, वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, y बराबर मैंने लिखा h, uy का मान लिख दिया u साइन थीटा, चलो थोड़ी देर में लिख देंगे uy t1 प्लस हाफ ay t1। अब मैं t1 और ये वैल्यू uy ay का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो तो एक बार, h बराबर uy का मान u साइन थीटा, और t1 का मान कितना है, u साइन थीटा कौन सी, क्या u साइन थीटा अपॉन g, ये तो रखूंगा, माइनस हाफ ay कहां है, ay माइनस जी है, माइनस मैंने लगाई दिया वैसे भी, माइनस का g, t1 कितना है, ये रहा u साइन थीटा अपॉन g, u साइन थीटा अपॉन g। थोड़ा सजाने पर, मतलब कि सॉल्व करने पर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बिल्कुल थीटा डिवाइडेड बाई g माइनस क्या हो जाएगा, g से तो g कट गया, ये क्या है, सॉरी इसका t1 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा g स्क्वायर, ये तो होगा। अब g से एक g कटा तो ये बच गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई 2g। ये तो पूरा है और ये क्या है, आधा है। अरे समझ रहे हो क्या? तो पूरे में से आधा जाता है तो आधा बचता है। कितना बचता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये मेरे पास h का मान आ जाता है। समीकरण नंबर जो भी चल रहा है उसको दे देना। समझ गए कह रहे? अरे समझे कि नहीं समझे? आ गया। अब वही बात, मेरे पास h मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो h मैक्सिमम कैसे निकालूं? जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाए? 1। कब होगा? जब थीटा बराबर नहीं, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, यानी कि अपन ने उस प्रक्षेप्य को क्षैतिज से 90 डिग्री पर फेंक दिया। क्या कहा मैंने? मैंने कहा अपन ने प्रक्षेप्य को क्षैतिज से 90 डिग्री फेंक दिया, यानी ऐसे फेंका तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री हो या हो तो h बराबर क्या हो जाएगा? h मैक्स हो जाएगा, इजिकल टू कितना होगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। बोलो कोई दिक्कत? आई बात समझ में? ठीक है, ये आपका प्रक्षेप्य गति यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और अपन करेंगे, हालांकि वो ये तो जैसे बड़े क्वेश्चंस के अंदर आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। संवेग संरक्षण का नियम आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो किस प्रकार से लिखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। संवेग संरक्षण का नियम मिटा दूं? क्या था? संवेग संरक्षण का नियम। बहुत ही सिंपल सा है, 1 लाइन 2 लाइन का नियम है। ये नियम अपन कर लेंगे और 1 या 2 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो अभी अपन ने प्रक्षेप्य गति का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा तो 3 या 4 नंबर का आएगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये 1 या 2 नंबर में आएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, क्योंकि उसको याद करते हो थोड़ा जोर आएगा, इसको याद करने में कोई जोर नहीं आएगा। देखो क्या है संवेग संरक्षण का नियम। हम सभी जानते हैं गति के द्वितीय नियम से, मैं समीकरण नहीं बोल रहा हूँ, समीकरण और नियम को मिक्स मत करना। मैंने कहा गति के द्वितीय नियम से पता है क्या आता है? संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के तुल्य या बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, F बराबर dp बाई dt। यही तो होता है, ये गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, या द्वितीय नियम होता है और इससे प्राप्त होता है F बराबर ma। क्या होता है कैसे होता है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो है F बराबर ma वो इससे प्राप्त होता है, समझ रहे? और ये गति का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, तो मैंने कहा गति के द्वितीय नियम है संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। समानुपाती हटे एक कांस्टेंट आता है के, उसको अपन 1 कहते हैं। तो यहां पर अपना F इक्वल टू dp बाई dt आता है। यदि तो ऊपर में जगह थोड़ी, यहाँ पे अपन नियम लिखेंगे या फिर मैं बोल दूंगा, ठीक है ना? यदि क्या, यदि बाह्य बल का मान 0 हो, यानी कि अनुपस्थित हो, 0 हो, यानी कि अब कोई भी निकाय है जो कार्य कर रहा है या वस्तु पर बल लग रहा है, और अपन ये कह रहे हैं कि उस पर बाह्य बल जो है वो अगर 0 हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? 0 बराबर dp बाय dt। ये तो होगा, यानी कि dp बराबर 0, dp बराबर 0 मतलब p बराबर 0 ना, dp बराबर 0 यानी संवेग में परिवर्तन 0, यानी कि इसको अगर मैं लिखूं, ये हो गया संवेग में परिवर्तन बराबर 0। मतलब क्या हुआ? संवेग में भले पहले संवेग p था और अभी भी p है, परिवर्तन कितना हुआ? मैंने कहा 0। संवेग में परिवर्तन का मतलब ये हुआ, अगर संवेग ये dp बराबर 0 है, कई बार फ्लो में लिख देते p बराबर 0। अरे p बराबर 0 नहीं है, p बराबर तो नियत हुआ। अरे p बराबर क्या हुआ? कांस्टेंट। क्या हुआ? कांस्टेंट। पहले p था, बाद में p है, तो संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? p माइनस p बराबर 0, तो p नियत हो गया। यानी कि अगर अपन कहें mv बराबर नियत, अगर बहुत सारे किसी निकाय में बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उन सभी कणों के लिए अपन कह देंगे P1 प्लस P2। एक ही निकाय के सभी कणों की बात कर रहा हूं, अलग अलग कणों के निकाय की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि अलग अलग निकाय वालों में भी संवेग संरक्षित हो, तो ऐसी कंडीशन में अपन बाह्य बल को 0 कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल जो मैं बात करूं कि एक ही कण है, उसमें एक ही पदार्थ है, उसमें बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी नियत कांस्टेंट, यानी कि m1v1 प्लस संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, m1v1 m2v2 प्लस डॉट 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 प्लस इज इक्वल टू नियत। दो कणों से मिलकर बना हुआ है, m1v1 प्लस m2v2 बराबर नियत। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो? अच्छा, m1v1 इसको अगर अवकलन कर दूं, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो, m तो कांस्टेंट है, मैंने कहा किसी कण कोई पदार्थ है उसके अंदर उपस्थित एक कण का द्रव्यमान अगर m1 है तो वो कांस्टेंट ही तो होगा, तो मैंने कहा m1 एज इट इज, वेग का कर दिया dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 बाई dt बराबर कांस्टेंट नियत। ठीक है, dv संवेग में परिवर्तन, सॉरी वेग में परिवर्तन की दर, इनका त्वरण a1 प्लस m2 a2 बराबर नियत। अच्छा, नियत का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। यहाँ पे अपन ने अवकलन कर रहे हैं दोनों साइड समय के सापेक्ष, तो नियत का अवकलन क्या होगा, जीरो, येलो जीरो, तो ये आ गया f1 प्लस f2 बराबर जीरो, यानी कि f1 बराबर माइनस f2। यही तो गति का तृतीय नियम है, ये गति का क्या है, तृतीय नियम। फिलहाल में इसकी बात, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया, लेकिन अपने पास संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यदि किसी कण पर कार्यरत बाह्य बल का मान शून्य हो तो समय के सापेक्ष संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही संवेग संरक्षण का नियम है। दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा किसी कण पर, किसी पदार्थ पर कार्यरत अगर बाह्य बलों का मान या बाह्य बल अनुपस्थित हो, बाह्य बल का मान अगर शून्य हो, बाह्य बल अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में संवेग जो होता है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि संवेग नियत बना रहता है, यही संवेग संरक्षण का नियम है। ये बात आप लोग यहां लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।